Assalamu alaikum dear students. I hope and pray that you all are safe and fine. In the subject of money, banking and finance, so far we have studied so much concepts and we have talked about different concepts like what is the money, evolution of money, then different credit instruments, and currently we are talking on the part of banking. In the last lectures we had discussed about different segments or different heads of balance sheet and income statements of the bank. Then we talked about the general principles of management, in which we had discussed the liquidity management, asset and liability management, and capital adequacy management. Today we will discuss about the different risks that are associated with the banking, and then we will focus on the credit risk, that how it can be controlled and how we can remember no risk can be mitigated as 100%. Risk can only be minimized. So in this scenario we'll try to explain, we'll try to build the concept what is the risk, and then we'll try different methods, and I'll tell you that how these risks can be minimized or mitigated or reduced up to a certain extent. So going forward, the first thing, what is a risk? In general scenario हम कहते हैं कि रिस्क एक ऐसी कंटिजेंसी है या एक अनफोर्सीन फ्यूचर इवेंट है जो आपको लॉस दे सकता है. सो द टर्म रिस्क इज एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आज की डेट में मैं एक माह के बाद मुझे उम्मीद है कि ये प्राइस बॉन्ड जो है ये मैं विन कर लूँगा, तो ये एक कंटिजेंसी तो है, ये एक फ्यूचर अनसीन इवेंट तो है, बट ये कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रहा. बट अगर मैं कहता हूँ कि खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये लॉसेस हो सकते हैं, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिविटी. सो रिस्क ज़्यादातर जो एसोसिएटेड है दैट इज़ विद द नेगेटिव थिंग्स. ठीक है. सो इस नेगेटिविटी के हवाले से या कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क हैं जो कि बैंक को एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें से ब्रीफली अगर हम कैटेगराइज करें दैट दे आर क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क एंड इंडस्ट्री रिस्क, जिसको हम इकोनॉमिक एनवायरमेंटल रिस्क भी कहते हैं. सो अब वन बाय वन हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं. The first and the foremost and very important risk that a bank faces is credit risk. तो ये credit risk क्या है? A credit risk is the risk of default on a debt that may arise from a borrower failing to make required payments. So सबसे बड़ा रिस्क कि जब बैंक ने किसी को लोन दिया या जिसने लोन लिया, जिसको हम बोरोवर कह रहे हैं, वो रिक्वायर्ड पेमेंट्स, यानी कि जब लोन लिया जाता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट, और उस इंस्टॉलमेंट के दो हिस्से होते हैं. एक प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि वो पैसा जो लोन लिया गया, और उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो पैसा यूज़ करने के लिए एडिशनल या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से एडिशनल इंटरेस्ट के तौर पे लिया जाएगा. सो क्रेडिट रिस्क ये है कि कोई भी बोरोवर अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने से, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे वो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो वापस नहीं कर पाएगा. ही विल गेट फेल्ड. दैट रिस्क इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क. सो इन द फर्स्ट रिजॉर्ट द रिस्क इज दैट ऑफ द लेंडर एंड इंक्लूड्स लॉस्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. ये जैसे मैंने आपको बताया, इट्स द बोथ, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी. डिसरप्शन टू कैश फ्लोज एंड इंक्रीज्ड कलेक्शन कॉस्ट. The loss may be complete or partial. So again, जब कोई डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो ऑब्वियसली वो बैंक की इनकम को हिट करेगा, ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कि जो इंटरेस्ट आना था, जो बैंक का प्रॉफिट इंक्रीज़ होना था, बल्कि अगर प्रिंसिपल भी लॉस हो जाता है तो ऐसी सूरत में इंटरेस्ट के साथ साथ, प्रॉफिट के साथ साथ एक पुराने प्रॉफिट को भी हिट करेगा, और आपका पुराना प्रॉफिट जो बैंक ने कुछ अरसे में पहले कमाया था वो भी इस लॉस की वजह से सफ़र करेगा. नाउ दैट लॉस में भी कंप्लीट और पार्शल हो सकता है कि नेगोशिएशन जब बोरोवर से की जाए तो वो प्रिंसिपल देने पे एग्री कर जाए और इंटरेस्ट ना दे, या इंटरेस्ट की जो रेशो है
10% से शायद 5% पे. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेगोशिएशंस के जो इन द केस ऑफ फेलियर और इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट या इन द केस जब बोरोवर पैसे वापस नहीं दे पा रहा, सो जो नेगोशिएशंस फाइनल होती हैं, so that loss to the bank can be a complete loss or maybe a partial loss. It depends upon the situation. Then the next risk is called liquidity risk. Liquidity risk is the risk that a company or a bank may be unable to meet short-term financial demands. इस पे हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके कि it is the risk basically that the bank is not able to meet demands of deposit holder due to mismatch of allocation or insufficient fund. बैंक ने करंट लाइबिलिटी, बैंक ने ऐसा डिपॉजिट लिया था या बैंक ने कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन ली थी जो उसको कुछ अरसे बाद, 1 साल से कम अरसे में वापस करनी थी, लेकिन बैंक ने वो पैसा किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जिसका रिटर्न लेट मिलेगा, या फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिया या लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा दिया. सो वो करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए जब आपके पास करंट एसेट्स मौजूद नहीं होंगे, दैट मीन्स द बैंक इज़ फेसिंग लिक्विडिटी रिस्क. यही वजह है जो रन ऑन बैंक का शिकार हो जाता है बैंक, और इट मे लीड टू इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी. सो लिक्विडिटी रिस्क क्या है? बेसिकली ये है कि जिसमें बैंक इस काबिल नहीं हो पाता कि वह अपने डिपॉजिट होल्डर को इमीडिएट डिमांड के ऊपर पैसा वापस कर सके. ऐसा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होता है. मिस एलोकेशन ऑफ फंड हो गए, या बैंक ने फ़ंड ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि उसका रिटर्न देर के बाद आएगा, या ऐसी जगह किसी को लोन दे दिया कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया. सो बाय एनी मीन्स व्हेन द बैंक इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, दैट मीन्स द बैंक इज़ फेसिंग लिक्विडिटी रिस्क. This usually occurs due to the inability to convert a security or hard asset to cash without a loss of capital and or income in the process. So again, जब बैंक के पास वक्ती तौर पे पैसा मौजूद नहीं है ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, द बैंक इज़ ओनली लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस. या तो वो अपने एसेट बेचे, और एसेट जब इमीडिएट नेचर के इमीडिएटली बेचेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो नहीं होगी जितने के वो बिकने चाहिए थे. सो या उसका कैपिटल में से वो विड्रॉ करेगा, या फिर कोई पुरानी इनकम जो उसने पैसा कमाया था उस में से वो पैसा देना पड़ेगा. सो बाय एनी मीन दैट रिस्क विल रिजल्ट इनटू द लॉस टू द बैंक. Then the third type of risk that a bank faces is called market risk. A market risk is that when an asset cannot be sold at a fair value due to market disruptions or impaired market access. हम कहते हैं कि एक एसेट है जिसकी वैल्यू 10 मिलियन है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो 10 मिलियन का नहीं बिक रहा या नहीं बिक सकता, वो 6 मिलियन का बिकेगा. सो दैट मीन्स यू आर लूजिंग 4 मिलियन ऑफ दैट एसेट. सो दिस इज़ कॉल्ड द मार्केट रिस्क. सो मार्केट में ऐसी डिस्ट्रप्शन हो गई है, या मार्केट के अंदर कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं, या मार्केट के तक एक्सेस नहीं है. जैसे आजकल की अगर हम बात करें, कोविड की सिचुएशन में बात करें, तो बहुत सारे एसेट्स की जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो गई हैं, उनकी वर्थ कम हो गई है, वैल्यू कम हो गई है पुराने पिछले प्राइसेस के निस्बत. सो मार्केट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसमें जो आपका एसेट है वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक नहीं बल्कि उससे कम बिकता है. सो जितनी आपकी फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए उससे कम मिलने का रिस्क जो है, दैट रिस्क इज़ कॉल्ड मार्केट रिस्क. Now that market risk has further 4 segments. The first one is equity risk. A bank or DFI investment in stock market may become vulnerable to losses if share prices and dividend yields thereon plunge due to market fluctuation. So बैंक क्योंकि इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट शेयर्स भी खरीदता है, डिबेंचर्स लेता है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फाइनेंशियल मामलात हैं उनमें बैंक डील करता है. सो ऐसा रिस्क जो कि शेयर्स से रिलेटेड है, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इक्विटी से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, ऐसे रिस्क को हम इक्विटी रिस्क कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगेन इन दीज एरा वी हैव दैट पैंडमिक, तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं. इन प्रोबेबली 3 years ago our stock market was on 52,000 index point, and today it is working on probably 34,000.
So that means we have lost almost 18,000 points and one index means almost 180 to 190 million loss. कि अगर हमारा इंडेक्स 1 पॉइंट नीचे आता है तो इसका मतलब है मार्केट से 180 मिलियन का आउटफ्लो हो गया है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल एंड एस्टिमेशन. इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका कार होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एक इंडेक्स 16 मिलियन से लेके 18 मिलियन 160 मिलियन से लेके 180 मिलियन के करीब है. So if one index goes down, that means 160 millions का जो कैश है वो आउटफ्लो हो गया, यानी कि लोगों ने शेयर बेचे हैं और पैसा स्टॉक एक्सचेंज से निकाल लिया है. और ये बात आप बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और उसकी डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस भी कम हो जाती है. सो ऐसा रिस्क जिसमें मार्केट सिचुएशन की वजह से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से या किसी भी हालात की वजह से जब स्टॉक एक्सचेंज में लगाई गई इन्वेस्टमेंट की वर्थ कम होने का चांस हो, या ऐसा रिस्क जिसमें आपके शेयर की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, ऐसे रिस्क को हम इक्विटी रिस्क कहते हैं. Then under the same segment of market risk we have another risk. This is called interest rate risk. It's simple. A bank or DFI may have to face loss situations due to change in bond process and yield curves. So it's simply के interest rate क्योंकि situation के मुताबिक change होते रहते हैं, discount rate change होता रहता है. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि discount rate और interest rate में difference क्या है. Discount rate is जिस rate के ऊपर central bank commercial bank को loan देता है, और ऐसा रेट जिस पे कमर्शियल बैंक एक कंज्यूमर को लोन देता है उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं. सो जिस पे लोन दिया गया या जिस पे लोन लिया गया, बोरो किया गया और लेंड किया गया, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से भी एक रिस्क जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल बैंक ने जो डिपॉजिट होल्डर से पैसा लिया वो 10% पे लिया और लैंडिंग की 12% पे, बट एट सम लेटर पॉइंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई हो गए और अब जो बैंक को बोरो करना पड़ रहा है वो 4% पे करना पड़ रहा है. और ऑब्वियसली अब 14% पे बोरो करेगा तो बैंक लैंड उससे ज़्यादा पे ही करेगा, बट जब वो 16% पे लैंडिंग की कोशिश करता है तो सामने बोरोवर ही मौजूद नहीं है इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे. सो बाय एनी मीन्स इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन जो है वो एक रिस्क जनरेट करती है बैंक के लिए, एंड दैट रिस्क इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क. The next risk under the same thing, market risk, is commodity price risk. So we have different commodities like oil, metals, gold. So bank also invest in these kind of commodities. When the prices of these commodities goes down or decreases, then obviously it will create an adverse effect towards the profitability of the bank. So जब इन चीज़ों की, इन commodity की price कम हो जाती है, decrease हो जाती है, तो इन पे की जाने वाली इन्वेस्टमेंट की वर्थ या प्रॉफिट या इनकम वो भी कम हो जाती है. सो अगेन दिस इज़ अ रिस्क कि कमोडिटी की प्राइसेस कम हो जाएंगी जिनमें इन्वेस्टमेंट की जाए. सो ऐसे रिस्क को हम कमोडिटी प्राइस रिस्क कहते हैं. एंड द लास्ट रिस्क अंडर मार्केट रिस्क इज कॉल्ड करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. एज द नेम सजेस्ट, दिस विल इंक्लूड द करेंसी विच इज़ नॉट ऑफ योर ओन कंट्री. तो मतलब आपके मुल्क के अलावा की जो भी करेंसी है वो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज है. जैसे पाकिस्तान के लिए डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है, यूरो फॉरेन एक्सचेंज है, पाउंड फॉरेन एक्सचेंज है. सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी रिस्क. इट इज़ बेसिकली अ रिस्क दैट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क that exists when a financial transaction is denominated in a currency other than the domestic currency of the company. आप कह सकते हैं कि जब बैंक अपनी लोकल करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में डील करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बदल जाते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक ने डॉलर परचेज किया 170 का और नेक्स्ट डे वो मार्केट में 160 का हो गया या 165 का हो गया. सो दिस कैन गो अदरवाइज एज वेल कि बैंक 160 का खरीदता है और वो 165 पे चला जाता है. बट अगेन जब बढ़ जाती है चीज़, जब प्रॉफिटेबिलिटी की साइड पे जाती है तो हम उसको रिस्क नहीं कह रहे. बट व्हेन दैट अनफॉर्चुनेट और व्हेन दैट अनफोर्सीन इवेंट ऑफ फ्यूचर कैन जनरेट लॉस, तो जब नेगेटिव पॉइंट आएगा तो हम कहेंगे ये रिस्क है. सो इसी तरह अगर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की गई या कोई फॉरेन एक्सचेंज डील की गई
और फॉरेन एक्सचेंज का रेट चेंज हो गया, नेगेटिव साइड पे आ गया, आपके लिए लॉस का बाइस बन सकता है। सो ऐसे रिस्क को हम करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। सो दीज वर द मेजर रिस्क्स दैट द बैंक फेसेस, और इसी को हम इन फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक जो इंटरनल रिस्क हैं वो भी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जैसा कि ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क से मतलब यह है कि बैंक के इंटरनल प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बैंक का ऑडिट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बैंक के सिस्टम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल काम करने का तरीक़ाकार इतना अच्छा नहीं था कि वो कोई भी फ्रॉड को, कोई भी मैनिपुलेशन को या किसी भी मिस्टेक को पकड़ सके। सो ऑपरेशनल रिस्क इज़ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate or failed procedures, systems or policies, employee errors, system failures, fraud or other criminal activities. So that means कि ऑर्गेनाइजेशन का तरीक़ाकार, एक सिस्टम, इंटरनल प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है कि वो किसी गलती को पकड़ सके या एम्प्लॉय के फ्रॉड को पकड़ सके। सो ऐसे लूज़ या ऐसे वीक किस्म के सिस्टम में फ्रॉड के चांसेस, गलतियों के चांसेस, लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे रिस्क को हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। Then we have counterparty risk, the second last risk that we will discuss. Counterparty risk is the likelihood or probability that one of those involved in a transaction might default on its contractual obligation. So counterparty से आपको क्लियर हो रहा होगा कि counterparty का मतलब जो आपके साथ सेकेंड पार्टी है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ खरीद रहे हैं, सो वन पार्टी इज़ यू, एंड जो सेकेंड पार्टी जिससे आप डील कर रहे हैं, जिसे आप ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दैट इज़ योर काउंटर पार्टी। सो काउंटर पार्टी रिस्क इज़ कि आपने कोई ऐसी डील कर ली जिसमें जो सेकेंड पार्टी थी वो डिफ़ॉल्ट कर गई। लेट से इसको सिंपल रखता हूँ कि आपने एक गाड़ी ख़रीदनी थी, आपने गाड़ी उसके नाम पे कर दी ट्रांसफ़र, लेकिन वो पैसे देने के वक्त डिफ़ॉल्ट कर गया। सो ऐसा रिस्क जिसमें किसी भी डीलिंग के दरमियान काउंटर पार्टी या दूसरी पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए, दैट will result in loss to you, और ऐसे लॉस का जो रिस्क है दैट इज़ कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। मोस्टली ये रिस्क फॉरेन एक्सचेंज या फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। माइट बी यू प्रोबेबली हैव हर्ड अबाउट फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ नॉट सो जस्ट इग्नोर इट बिकॉज इट्स अ बिट टेक्निकल थिंग। आप इसको सिंपल रखें कि काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब कि जो सेकेंड पार्टी आपकी है दैट मे गेट डिफॉल्ट ड्यू टू सम रीज़न, और उसकी वजह से, उस डील की वजह से आपको लॉस हो सकता है। सो दैट रिस्क इज़ कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। फाइनली द लास्ट रिस्क इज़ इंडस्ट्री रिस्क और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रिस्क। ये नाम से बहुत क्लियर है that unstable political environment as well as all economic forces like demand, supply, per capita income, they all can adversely affect economic growth. Again the same example, आजकल आप कोविड में देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड बहुत हाई होती थी अब नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जिनकी सप्लाई मौजूद थी अब वो सप्लाई मौजूद नहीं है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, बाइंग पावर नहीं है, इकोनॉमीज़ नहीं चल रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। सो ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं जो कि एक नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है या एक लॉस की तरफ जा रहा है। सो एग्रीगेटली ये पॉलिटिकल सिनेरियो भी हो सकता है, जैसे आप देखते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी आएगी, वो कौन सी पॉलिसीज़ लेके आएगी, कौन से नए टैक्सेस लगेंगे, कौन सी मराहत मिलेंगी, बजट आता है। सो बाय एनी मीन्स किसी भी किस्म के जब ऐसे फैक्टर्स जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, जैसे मैंने आपको डिमांड, सप्लाई और बाइंग पावर के बारे में बताया। सो ये सारी चीज़ें एक रिस्क क्रिएट करती हैं जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। सो ऐसे रिस्क को हम इंडस्ट्री रिस्क या इकोनॉमिक एनवायरमेंटल रिस्क कहते हैं। So finally concluding this, so far we have studied about 6 major risks and some subheadings.
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क हैं जो बैंक भी फेस करता है, ऑर्गेनाइजेशन भी फेस करती है, बोरोवर सेलर भी फेस करते हैं. सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अनसीन रिस्क एंड अनडिफाइंड रिस्क एज वेल, जो पहले शायद कभी भी नहीं आए थे बट किसी एक बिजनेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं. तो रिमेंबर दिस थिंग, हम कभी भी रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते. प्रॉबेबली देयर इज़ नो बिजनेस इन द वर्ल्ड विच हैव ज़ीरो रिस्क. हाँ, रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है. इट कैन बी टेकन अप टू 0.0001%, बट स्टिल रिस्क इज़ देयर. रिस्क में नॉट बी एलिमिनेटेड 100%. सो बैंक ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज दैट रिस्क. और ये रिस्क में से हम मेजरली अब अगले लेक्चर में क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करेंगे. क्रेडिट रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको 5 C's या कैनन्स ऑफ लैंडिंग के थ्रू कवर करेंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर रिस्क, आज मैंने आपको बताया कि रिस्क होते क्या क्या हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क हैं, उनके साथ लॉस कैसे हो सकता है या किस किस चीज़ के साथ बैंक को भी रिस्क एसोसिएटेड होता है. और नेक्स्ट लेक्चर में उन रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, रिड्यूस अप टू द मैक्सिमम जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं वो कैसे किया जा सकता है लेंडिंग के वक्त, बोरोइंग के वक्त, उसके ऊपर कमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे. तब तक मैं आपके साथ इन लेक्चर्स की कुछ बुक के पेजेस भी शेयर करूंगा जहां से आप इसको फर्दर प्रिपेयर कर सकते हैं. इंटरनेट इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं. बट ट्राई टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स and we'll see you in the next lecture. Till then, stay safe. Jazakallah.